हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हैं। आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही है, आप लोग हेल्दी हैं, सही है, अच्छे से रह रहे हैं। और इसके साथ साथ मुझे थोड़ी सी खुशी हो रही है ये चीज़ अनाउंस करके कि हम लोग जैसे 11th में अपना 365 डेज़ का लाइव क्लास अपना शुरू कर चुके हैं। सेम उसी बेसिस पे हमने 12th क्लास का भी शुरू किया है। मैंने कहा था जब 11th में हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा बच्चों से तब हम 12th का करेंगे, तो 11th में अच्छा रिस्पांस मिला बहुत कम टाइम में, तो हमने 12th का स्टार्ट किया। इस लेक्चर को आप पूरा देखो, उससे पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में एक ना कोर्स डिटेल का ना एक वीडियो मिल रहा होगा, 10-12 मिनट का होगा, या फिर आप 2x स्पीड करके देख लेना या फिर 1.5x स्पीड करके देख लेना और समझना कि आपको डेली प्रैक्टिस पेपर कैसे मिलेगा, मॉड्यूल कैसे मिलेगा, वही शीट, मेंटर सपोर्ट कैसे मिलेगा, डॉट सेशन कैसे मिलेगा, इन सब का सॉल्यूशन आपको कैसे मिलेगा, इन सब टेस्ट सीरीज आपको कैसे मिलेगा। ये चीज़ें अगर आपको पता होंगी ना तो फिर कोर्स को करने में आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा, आपको पढ़ाने में। क्यों? क्योंकि ये पूरे एक साल का कोर्स है, 365 डेज का कोर्स है। 10 दिन 15 दिन का कोर्स होता तो क्या होता ना, लेक्चर देख के चीज़ें खत्म हो जाती है। पर एक साल के कोर्स में जब आप इनरोल होते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो चीज़ों को समझना जीरो लेवल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसी बात के साथ हम यहाँ पे पॉइंट खत्म करते हैं और आज का हम अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा जो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना 12th क्लास का, वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या स्टार्ट कर रहे हैं गाइज? हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ना, इसके बारे में आप चीज़ें समझो। ठीक है, दिक्कत क्या होता है, यूट्यूब पे हम लोग सोचते हैं कि टीचर बात ना करे, सिर्फ पढ़ाए, सिर्फ आके क्वेश्चंस बता दे और वो डिस्कस करे ही नहीं। पर जब फिजिकल क्लास में हम जाते हैं तो वहाँ पे डिस्कशन बहुत ज़्यादा होता है, जो कि वर्चुअल क्लास में यूजुअली नहीं हो पाता है। ठीक है, तो और इसलिए मेरे वीडियोज़ पे उतने ज़्यादा व्यूज़ और ये सब भी नहीं आ पाता, क्योंकि मैं डिस्कशन बहुत करता हूँ इस तरीके से। तो मैं तो वो करूँगा। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, चाहे आप IIT JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, या फिर आप एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कोई से भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इसका वेटेज है। आप ये कह सकते हो कि हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये टॉपिक आपको बस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर इतने सारे सब टॉपिक्स है। आज देखो, आज मैं सिर्फ दो चीजें आपको क्लियर करूंगा, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब और दूसरा मैं इसकी प्रॉपर्टीज, और सारी प्रॉपर्टीज भी नहीं करवा पाऊंगा मैं, और 1-1.5 घंटा हमारा यूं ही निकल जाएगा अगर मैंने थोड़ा भी स्पीड को नहीं पकड़ा तो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ये पूरा चैप्टर मुझे लगता है कम से कम 30 लेक्चर मुझे चाहिए। When I was in रेजोनेंस, जब मैं रेजोनेंस में था कोटा में, तो मुझे याद है शायद इसके आसपास 25 या फिर 22 या फिर मोर देन 25 लेक्चर सर ने लिया था इलेक्ट्रोस्टैट्स को पढ़ाने में। ठीक है, तब जाके हमें 50% समझ में आया। मैं कोई बहुत बड़ा जीनियस या कोई बच्चा को बहुत बड़ा जीनियस नहीं, उसको समझने में फर्स्ट टाइम में टाइम लगता है, फिर उसको धीरे धीरे रिवीजन कर करके उसको 70 फिर 80 फिर 90 तक लेके गए, 100 तक तो नहीं जा पाया। बात समझ में? तो 30 के आसपास लेक्चर मुझे भी लगेगा इसको समझाने में। तो उतने आपको पेशेंस होना चाहिए, उतने लेक्चर देखने को, डीपीपी करने का, शीट करने का, टेस्ट सीरीज 10-12 टेस्ट आप होगा बीच में, वो देने का, डॉट पूछने का, डॉट को सोल्यूशन मांगने का, ये पेशेंस होना चाहिए, तभी आप ये लेक्चर देखना। अदरवाइज अपना टाइम बर्बाद मत करना और कॉपी पेन लेके ही बैठना। ठीक है, तो अब देखो, आपने मैकेनिक्स का नाम सुना होगा क्लास 11th में, मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स के अंदर आपने बहुत सारे चैप्टर पढ़े। ठीक है, मैकेनिक्स तो कोई एक चैप्टर नहीं था ना कि काइनेमेटिक आपने पढ़ लिया, लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिया, वेक्टर पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया, मैकेनिक्स खत्म नहीं। मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स भी था, लॉज ऑफ मोशन भी था, उसके साथ आपका वेक्टर भी था। बस एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, मतलब ये हमारा क्या था, ये हमारा मॉड्यूल था। बात समझ में आई? ये एक ब्रांच होता है, मैकेनिक्स एक ब्रांच है, पर मैं बस स्कूल लेवल पे आपको समझा रहा हूं कि ये समझो कि एक मोटी सी बुक है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ऐसे समझो। उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपने आप में ब्रांच नहीं है। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में थोड़ा सा पहले हिस्ट्री समझ लेते हैं 10 सेकेंड लगा के। एक हमारा होता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ना अपने आप में बहुत ब्रॉड चीज है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड आप समझ लो हमारे लेवल पे, हम लोगों के लिए। तो हमने क्या किया, इसको आसान बनाने के लिए दो पार्ट में कैटेगराइजेशन कर दिया। एक को हमने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरे को हमने बोला इलेक्ट्रो
डायनामिक। ठीक है, दो हमने मतलब इसके ब्रांच बना दिए और इन दोनों को कुछ बेसिस पे हमने इसको अलग अलग किया है। बात समझ में आई? अब मैं आपको डायरेक्टली ये बोलूं कि इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट, तो वो मोर देन इनफ नहीं है। ठीक है, वो मोर देन तो छोड़ो, वो इनफ भी नहीं है जेई क्लियर करने के लिए और नीट क्लियर करने के लिए। इसको बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा। हालांकि ये पार्ट होगा हमारा कि इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट होता है, ये तो सच बात है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं हमें समझना पड़ेगा। हाँ, अब हम लेक्चर में घुस चुके हैं। उससे पहले अगर आप 12th में अभी आए हो और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ा है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको नहीं समझ में आया है, तो ये सबसे अच्छा वीडियो हो सकता है आपके लिए, अगर आपको मेरी लैंग्वेज और पढ़ाने का तरीका समझ में आए तो। सेकेंड, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले पढ़ा है तो आप ये उम्मीद करके बैठ सकते हो कि आज कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा जरूर पता चलेगा, इवन बहुत कुछ आपको ऐसा पता चलेगा जो आपने आज तक नहीं पढ़ा। इस चीज की मैं गारंटी ले सकता हूं। ठीक है, इस चीज की मैं गारंटी ले सकता हूं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स निकला। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, तो वही बात जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इलेक्ट्रो का मतलब हमारा होता है इलेक्ट्रॉन या फिर आप चार्ज बोलो। ठीक है, बाद में दोनों में वेरिएशन क्या है वो समझ में आ जाएगा। और स्टैटिक्स और डायनेमिक तो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। स्टैटिक्स का मतलब हो जाता है आपका एट रेस्ट। उसी तरीके से जब इलेक्ट्रोडायनेमिक की बात करते हैं तो इसका मतलब फिर से आप चार्ज समझ लो, और डायनेमिक के मतलब इन मोशन। ठीक है, या फिर मूव कर रहा हो या मोशन में हो, उस तरीके की चीजें। ये बात समझ में आई? अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो सबसे, क्योंकि देखो रेस्ट और मोशन तो हमने पढ़ रखा है, हमने क्या नहीं पढ़ा है, हमने चार्ज के बारे में कोई चीज अभी तक नहीं पढ़ी है। और 11th और 12th में प्रॉब्लम कहां पे आता है बच्चों को पता है? 11th में मोस्ट ऑफ द चीजें जो हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, उसको अपने रियल लाइफ में हम विजुअलाइज कर सकते हैं, रियल लाइफ में हम देख सकते हैं, ब्लॉक को देख सकते हैं हम। जितने वर्क एनर्जी पावर के साथ डील करते हैं, रोटेशन के साथ भी डील करते हैं, सर्कल के साथ डील करते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड के साथ डील करते हैं, तो ये चीजें हम रियल लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं। पर जैसे ही आप 12th में आते हो, न तो आप चार्ज देखते हो, न ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देखते हो, न ही आप लाइट देखते हो। इनके साथ एक साल तक रहना सच में बहुत बड़ी डील है। इस चीज़ों के साथ जिसको हमने कभी देखा नहीं है, हमने समझा नहीं है, बस उसके बारे में आंख बंद करके पढ़े जा रहे हैं। तो अपने लेवल पे टीचर तो कोशिश करेगा ही, मैं तो कोशिश करूंगा कि मैं आपको विजुअलाइज करवाने की कोशिश करूं, पर आप अपने लेवल पे भी इलेक्ट्रॉन को कुछ कंसीडर करो, अपने रियल लाइफ से चीज़ों को, जैसे उसकी प्रॉपर्टीज है वैसी प्रॉपर्टीज खोज के उसको समझने की कोशिश करो, ताकि आप अपने दिमाग में उसको बैठा पाओ। क्योंकि यहाँ पे ना तो आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल मिलेगा, ना ही विजुअलाइजेशन मिलेगा। अगर मिलेगा भी मिलेगा तो 3D एनिमेशन बना के आपको दिखाया जा सकता है। ठीक है, पर वो रियल लाइफ में कहाँ है? जैसे बैंकिंग ऑफ रोड में कार सच में रोड पे मुड़ती है, हमने देखा था। एक ब्लॉक को नीचे आप स्लाइड करवाते हो, आप पार्क में जाते हो, बच्चों को झूला देखते हो तो आपको वो चीज याद आ जाता है। पुल एंड पुश आप समझ सकते हो। ठीक है, तो 12th में ये चीजें नहीं है। तो ये आपको एक मतलब कहते हैं ना, एक डरावना सा चीज पर मजेदार भी है। ठीक है, डरावना चीज पर मजेदार भी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम चार्ज के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, हम चार्ज के बारे में, मैंने ये नहीं बोला कि चार्ज ग्रीक वर्ड से लिया गया है या कहाँ से लिया गया है, कौन से ईस्वी में, कौन से बीसी में, डीसी में इसका इन्वेंशन हुआ था। वो चीज़ें आप खुद से पढ़ लेना, एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा, वो जरूरत नहीं है। नोबडी गोना आस्क यू एनीथिंग अबाउट दिस। ठीक है, तो चार्ज क्या है? सबसे पहले चार्ज क्या है, कलर चेंज करते हैं। चार्ज जो हमारा होता है ना, इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या बोल रहा हूं मैं? इट प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज क्या है मुझे ये नहीं पता, चार्ज क्या है मुझे ये नहीं पता और आपको भी नहीं पता करना है। ठीक है, लेकिन इसके कॉज जो है ना, कॉज और इफेक्ट, जैसे 11th क्लास में मैंने पढ़ाया। ठीक है, तो इसका जो इफेक्ट है, ये जो प्रोड्यूस करेगा वो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। अब इलेक्ट्रिकल इफेक्ट नहीं देख सकते हम, मैग्नेटिक इफेक्ट को आप महसूस कर सकते हो। जब आप हाथ में मैग्नेट लोगे, उसको आपस में चिपकाते हो, दूर लेके जाते हो तो रिपेल करता है, कभी अट्रैक्ट करता है। इस चीज को आप चेक कर सकते हो, इस चीज को आप विजुअलाइज कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट देखने का मन करेगा तो भैया स्विच के अंदर उंगली मत डालना, वरना करंट लग जाएगा,
कहीं से कहीं और पहुंच जाओगे, ठीक है। जेई क्या बदले आप आत्माराम तुकाराम जी बन जाओगे, ठीक है ना। तो उन चीजों को छोड़ना, इसको विजुलाइज करने की कोशिश मत करना। तो चार्ज मेनली क्या है, चार्ज एक चीज है, एक चीज आप समझ के चलो, एक फंडामेंटल क्वांटिटी आप मान के चलो, जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट जो है आपको प्रोड्यूस करके देता है, या फिर इलेक्ट्रिक बोल दो, इलेक्ट्रिकल में थोड़ा सा अलग फीलिंग आ रहा है, तो इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया ना कि सर चार्ज है क्या। मैंने पहले ही बोला हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं समझना है। अच्छा, मैं अगर आपसे एक चीज पूछूं कि मास क्या है, तो आप मुझे क्या बोलोगे? मास क्या है तो आप मुझे क्या बोलोगे? सर मास तो मास है ना, मास मतलब सर m होता है, डायमेंशन में हम लोग ऐसे लिखते हैं m1 लिखते हैं अगर मास है तो, मतलब kg सर लिख सकते हैं, ग्राम लिख सकते हैं, ठीक है, ये सब मास होता है। पर मास होता है क्या है? चलो ठीक है, आप समझदार हो तो आप मुझे ये बोल दोगे कि सर ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। या फिर आप मुझे सर से बोल सकते हो कि सर ये एक बेसिक क्वांटिटी है, आप इतना समझ लो। अगर आप मुझे इतने सारे जवाब मास के लिए दे सकते हो तो मैं ये सारे के सारे आंसर को जोड़ के बोल दूंगा भैया यही आपका चार्ज है। मैं आपको बोल दूंगा भाई साहब यही आपका चार्ज है और कुछ नहीं है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत है? तो जैसे मास आपकी एक फंडामेंटल या फिर बेसिक क्वांटिटी है, वैसे ही चार्ज भी आपका एक बेसिक क्वांटिटी है, एक बेसिक क्वांटिटी है। बात समझ में आई? यही बेसिक क्वांटिटी जो है ना हमें क्या देगा भाई साहब? इलेक्ट्रिकल प्लस मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करके हमें देगा। इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो एक बार मैं देखो थोड़ा सा मैं रिकॉल करवाने की कोशिश करता हूं। पहले मैंने सबसे पहले बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारा एक ब्रांच था, उसमें से हमने दो चीज निकाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे चार्ज होता है आपका और एट रेस्ट होता है, यहाँ पे आपका चार्ज होता है और वो मोशन में होता है। बात समझ में, मूविंग होता है। फिर मैंने बोला आपको चार्ज के बारे में, क्योंकि स्टैटिक्स के बारे में तो हमने क्लास 11th में पढ़ रखा है, अपना रुकी हुई चीज है। चार्ज के बारे में मैंने बोला कि ये कुछ बेसिक सी क्वांटिटी है, और ये एक ऐसी क्वांटिटी है भाई साहब, ये ऐसी क्वांटिटी है जो आपको इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करके देगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करके देगा आपको। इतनी बात समझ में? इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो हम बहुत ज्यादा बेसिक में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपने आप में ही इतना बड़ा चैप्टर है कि इसको डीप में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। बिना डीप में गए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आप पढ़ोगे तो जेई में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, मेनली एडवांस में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। आज का जो आप लेक्चर देख रहे हो, अगर आपका किस्मत सही रहा तो आप 8 मार्क्स जो है गेन कर सकते हो। दो क्वेश्चन आप कम से कम अगर आपका किस्मत सही रहा और इस टाइप के जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आए तो 2 क्वेश्चन का आप आंसर कर पाओगे। उतनी चीज हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आई एम नॉट 100% श्योर कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसा कोई नहीं बोल सकता, पर हाँ ये पॉसिबिलिटी है। बात समझ में? तो चलिए, तो इसीलिए अगर हम इतना डीप में जाना तो बहुत ज्यादा बेसिक पे किसने खोजा, क्यों खोजा, कैसे खोजा, उन चीजों पे हम नहीं जाते हैं, ठीक है। अब जो मेन चीज यहां पे आ रहा है वो हमें पढ़ना है यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का यूनिट पढ़ेंगे हम, ठीक है। बहुत इजी है, पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज का एक यूनिट होता है ना। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि हम कि कोई लेंथ है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, इसको मेजर करने के लिए इससे कुछ यूनिट होती है, ठीक है। इसकी कुछ यूनिट है सेंटीमीटर, मीटर, एसआई, सीजीएस के एमकेएस, इन सब में मत जाओ, बस चीज़ों को समझने की कोशिश करो। कोई चीज़ आप खरीद रहे हो, 1 किलो शुगर खरीदा आपने तो केजी में आपने उसको मेजर किया। बात समझ में आई? आप फीवर आपको हो गया, टेम्परेचर हो गया आपके बॉडी में, आप थर्माकोल के हेल्प से क्या करते हो, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करते हो। तो हर चीज़ को मेजर करने के लिए एक यूनिट की जरूरत होती है। तो चार्ज भी एक बेसिक क्वांटिटी मान के हम लोग चल रहे हैं, तो इसको भी मेजर करने के लिए कि कितनी चार्ज है आखिर, हमें कुछ यूनिट की जरूरत है। तो जो सबसे फेमस और सबसे यूजफुल, जिसका सबसे ज्यादा यूज हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास में अपना, वो है आपका कूलम। वो है आपका कूलम। ये सी से कूलम को रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये सबसे ज्यादा यूज करना है आपको। और यही आपका एसआई यूनिट ऑफ चार्ज भी है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज भी है।
बट इसके साथ दूसरे यूनिट्स भी हैं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट क्या होता है समझ में आ गया। किसी चीज को मेजर करने की जो क्वांटिटी होती है ना, जिसमें हम उसको मेजर करते हैं, उसको हम यहाँ पे यूनिट बोल रहे हैं। मैंने लेंथ और मास और वेट इन सब का एग्जाम्पल देके XYZ देके आपको समझाया, ठीक है। ज्यादा इतना ही समझो बस। उसके साथ मैंने आपको ये बताया कि कूलम जो है, कूलम एक साइंटिस्ट थे, जो कूलम्स लॉ हम लोग आगे पढ़ेंगे, अपने नाम पे ही उन्होंने इसका ऐसा यूनिट दिया था, किसका, चार्ज का। बात समझ में। इसके साथ साथ एक दूसरी यूनिट भी होती है गाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, इसको ना शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग ESU से, ESU से। और इसका जो रिलेशन होता है किसके बीच में, कूलम्स और इसके बीच में जो रिलेशनशिप होगा आपका, वो होगा 1 कूलम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10⁹ ESU। बात समझ में। क्या बोला मैंने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट यानी कि ESU और कूलम के बीच में जो मतलब आपको चेंज जब करना होगा, ESU में आपको बहुत रेयरली क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। पर अगर देखने को मिल गया, आप उसको कूलम में चेंज करना चाहते हैं या फिर ऐसा कंडीशन है कि आपको कूलम में चेंज करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे 1 कूलम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10⁹ ESU। बात समझ में आया, बात समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक। अच्छा, एक तीसरा और समझ लो, एक तीसरा यूनिट और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फैराडे यूनिट, ठीक है। और ये जो होता है आपका 96500 कूलम इज इक्वल टू 1 फैराडे आपका होता है। देख रहे हो वेरिएशन, यहां पे फैराडे और कूलम में मैंने आपको रिलेशन बताया। बात समझ में आई, यूनिट समझ में आया। मेनली जो आपको याद रखना है भाई साहब, वो यही याद रखना है, दूसरा याद आपको नहीं रखना है, आपको कूलम ही याद रख के चलना है, ठीक है। कोई दिक्कत। अच्छा, अगर इसके डायमेंशन के बारे में अगर हम बात करें तो, डायमेंशन के बारे में अगर हम बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिख ही देता हूं यार। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो इसको कैलकुलेट करना 11th में मैं सिखा चुका हूं, तो इसलिए मैं यहां पे उस चीज को नहीं बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपने भी कैलकुलेट करना सीखा होगा, निकालना सीखा होगा। तो चार्ज का जो हमारा होता है वो ये होता है m0 L1 T1 I1, ठीक है। बात समझ में। कहीं कहीं पे ए भी देखने को मिलता है, तो उससे डरना मत, बोथ आर सेम, ठीक है। चलिए, अब हम लोग जो है मेन मुद्दा पे चलते हैं, जो आज हमें पढ़ना है। पढ़ना तो हालांकि पीछे वाली चीजें भी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये भाई साहब बहुत लंबी चलने वाली है आज की कहानी, और यही कहानी जो आपको है ना, दो क्वेश्चंस आपको दिला सकता है, 2 क्वेश्चन आपको मिल सकता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाइज, नीट में भी चांसेस ज्यादा है, स्टेट लेवल पे जो एग्जाम होता है उसमें बहुत ज्यादा चांस है, मोर देन 90% चांस है जो स्टेट लेवल पे एग्जाम्स होता है उसमें इसमें से क्वेश्चन आने का, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, प्रॉपर्टी मतलब क्या भाई, मैं एक आदमी हूं, मेरी क्या प्रॉपर्टी है। सबसे पहले मेरा कुछ नाम होगा, मेरा कुछ नाम होगा, मेरे 2 कान होंगे, 2 आंख होंगे, 2 हाथ, 2 पैर, 1 नाक, 1 मुंह, कुछ दांत, बाल, ठीक है। इतने सारी जो है मेरी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम एक एलिफेंट को लेते, एक हाथी को लेते, एक सूंड होनी चाहिए, 2 कान, 4 पैर, भारी सा शरीर देखने में। बात समझ में आई। तो हर चीज की एक प्रॉपर्टीज होती है। उसी तरीके से चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होगी, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था 11th क्लास में कि फिजिक्स में हम 2 टाइप के फिजिकल क्वांटिटी के साथ डील करते हैं। पहला वेक्टर, दूसरा स्केलर करते हैं। वेक्टर और स्केलर के साथ हम डील करते हैं। तो मुझे भाई साहब आप ये बताओ, आप नहीं बताओगे, मैं बताऊंगा कि जो चार्ज है हमारा वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। जैसी चार्ज स्केलर क्वांटिटी है ना, तो मुझे बड़ा खुशी हुआ था जब, सच बता रहा हूं, जब मैंने सुना था कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। पता है क्यों? क्योंकि पहले से ही इतना डर बैठा हुआ था, 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है ऐसा, मतलब हार्ड है, मॉडर्न फिजिक्स ऐसा है, ऑप्टिक्स ऐसा है इसका, ठीक है, मैग्नेटिज्म इतना मतलब हार्ड चैप्टर है। मैंने कहा यार अगर इसमें चार्ज भी हमारा गलती से वेक्टर हो गया, तब तो भाई वेक्टर को रिजॉल्व करो, थीटा लगाओ, एंगल बिटवीन एंगल, ये वेक्टर्स करो और पागल हो जाएंगे। पर नहीं भाई साहब, ये हमारा स्केलर निकला। ये बहुत अच्छा काम हुआ कि ये हमारा स्केलर निकल गया। अब स्केलर से फायदा क्या हुआ, तो इसमें आपको पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगल लॉ, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, वेक्टर के दूसरी प्रॉपर्टीज का यूटिलाइजेशन नहीं करना है। सिंपली आप चीजों को ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
सिंपली, बहुत सिंपली। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 2 कूलाम है पॉजिटिव, उसके बाद है -3 कूलाम, उसके बाद है +1 कूलाम, उसके बाद है -5 कूलाम। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करना है, ऐड करना है, अगर वेक्टर लॉ हम लगाते तो चीजें बदल जाती, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एंगल वेंगल होता, पर जैसे ही ये स्केलर क्वांटिटी हो गया तो हमें ये पता चल गया कि इसको हम सिंपली अलजेब्रिकली इसको ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कर दो, यहाँ पे लगाओ हर जगह ब्रैकेट, बीच में डालो प्लस, इस तरीके से, और आपको आंसर मिल जाएगा। सो सिंपल। बात समझ में आ गई? चलिए अब जो है, अब दूसरा इंपॉर्टेंट समझते हैं, और ये तो बोर्ड में भी पूछा जाता है, पता है, ये जो अब मैं बताने जा रहा हूं ये बोर्ड में भी पूछा जाता है। इट इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड। ठीक है, ठीक है, चार्ज जो हमारा होता है वो क्वांटाइज्ड है, मतलब चार्ज की जो प्रॉपर्टी है वो चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ समझाता हूँ, बड़े डिटेल में समझाता हूँ। कहते हैं जल्दी जल्दी काम शैतान का होता है, जल्दी जल्दी मैं कोशिश करता हूँ ना कि लेक्चर को शॉर्ट रखूँ तो दिक्कत होती है। अगर वही आराम आराम से पढ़ाएंगे, जैसे रियल फिजिकल क्लास में होता है, टीचर 2 मिनट घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं, थोड़ा विंडो से देखते हैं, थोड़ा बच्चों को देखते हैं, आगे पीछे घूमते हैं, फिर धीरे धीरे पढ़ाते हैं, तो टीचर का दिमाग भी शांत रहता है और आराम आराम से चीज़ें चलती रहती है। और वीडियो लेक्चर में क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलो, बच्चा बोर ना हो जाए, बच्चा भाग ना जाए, व्यूज़ कैसे मिलेगा, लाइक कैसे मिलेगा, कमेंट कैसे मिलेगा, सब्सक्राइबर कैसे मिलेगा, चक्कर में ठीक है, पर मुझे ज़्यादा उन चीज़ों के पीछे नहीं जाना है। देखिए अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपके घर में एक अंकल आए, ठीक है, आपके घर में आपके पापा के दोस्त हैं या उनके ऑफिस के कोई कॉलीग्स हैं, और आप उनके सामने जाओ चाय लेके, चाय वाली आंटी, ठीक है, क्या चाय, हेलो फ्रेंड चाय पी लो, तो वही चाय लेके आप जाओगे, तो अंकल को मत बोलना कि हेलो अंकल चाय पी लो, ठीक है, वो बजा देंगे। वो आपसे पूछेंगे बेटा आपका नाम क्या है, तो आप बोलोगे मेरा नाम है रवि जायसवाल। तो वो आपसे पूछेंगे आप कितने भाई बहन हो, आप कितने भाई बहन हो, तो आप बोलोगे 2, 3, 4, 5, 6, जो जिसका जितना है, हम 5 तक ही रुक जाते हैं। ठीक है, तो आप यही बोल सकते हो ना कि 2 है सर, 3 है, या अंकल 4 है, या 5 है, या फिर अकेला हूं मैं। ये बोल सकते हो कि 2/3 ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, या 5/4, या 20/30, क्या ये चीजें बोल सकते हो आप? या फिर बोल सकते हो 2.5, 2.5, या बोल सकते हो 7.5, या फिर 10.5, या 9.75। ये चीज आप कभी नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि आदमी को काट के थोड़ी रखोगे यार। 2 भाई मतलब 2 भाई 1 बहन है, उसका हाफ बहन है, ऐसा नहीं हो सकता। 2 बहन 1 भाई या हाफ भाई है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बात समझ रहे हो? उसको आप काट नहीं सकते, उसको आप तोड़ नहीं सकते, उसको अलग अलग पार्ट में आप बांट नहीं सकते। बात समझ में आई? तो या तो 2 हो गए, 4 हो गए, या 5 हो गए। उसी तरीके से अगर आपके क्लास में पूछा जाए आपसे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो या तो बोलोगे आप 50, या 40, 35, 38, 42। ये बोल सकते हो 42.732, या फिर बोल सकते हो 49.5। ये आप कभी नहीं बोल सकते। मतलब क्या, एक बच्चा ऐसा है जो आधा है, मतलब कि उसके कमर से नीचे का पार्ट आता है और कमर से ऊपर का पार्ट जो है किसी और क्लास में जाता है, किसी और स्कूल में जाता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड, यहां भी यही कंसेप्ट है, यहां भी यही कंसेप्ट है कि चार्ज जो होगा ना हमेशा वो उसका इंटीजर वैल्यू में होगा। मैं बताता हूं कैसे, ठीक है। तो देखो क्वांटाइज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके लिए ना एक बेसिक सा फॉर्मूला दे रहा हूं, Q इज इक्वल टू NE। Q इज इक्वल टू NE, प्लस माइनस दोनों हो सकता है। क्या हुआ, Q का मतलब यहां पे क्या है, Q का मतलब है क्वांट ऑफ चार्ज, बहुत छोटा, बहुत छोटा, सबसे छोटा जो चार्ज होता है वो हमारे पास क्या है, द स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट, वो क्या है, वो यही है ना 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। इससे छोटी चार्ज तो कोई हमारे पास नहीं है, या है? अगर है तो आप कमेंट कर सकते हो, क्या पता मुझे ना पता, मैं एक नई चीज सीख जाऊंगा। क्योंकि आज जब मैं प्रिपेयर कर रहा था लेक्चर, तो मैंने 3 और 4 नई चीज सीखी जो मैं अपने टाइम में नहीं सीख पाया था, ठीक है। तो इसीलिए आप बता दो, क्या पता मैं भी कुछ सीख जाऊं। लेकिन जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है वो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम है। अब इस चार्ज को ये अब जो आपके पास चार्जेस होंगे ना, वो हमेशा या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से करो, 4 से करो, 5 से करो, 6 से करो, 100 से करो, लाख से करो, 2.5 से नहीं कर सकते, 3.1 से नहीं कर सकते, 9.7 से नहीं कर सकते, फ्रैक्शनल वैल्यू से आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते।
ये जो n है ये तो चार्ज आपको पता चल गया कि 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 है। बात समझ में आई? ये इलेक्ट्रॉन नहीं है। लोग दिमाग में बैठा लेते हैं Q इज इक्वल टू एन ई, एन तो हमारा इंटीजर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ई हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, और यहां मैंने लिखा है प्लस का 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। इस चीज को समझने की कोशिश करो, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको इलेक्ट्रॉन कंसीडर नहीं करना है आपको। इससे पहले आप इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते थे, अगर आपने पहले लेक्चर देखा होगा या पहले आपने कहीं पढ़ा होगा तो। इसको आप सिर्फ समझो कि क्वांट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज जो हमारे पास एग्जिस्ट करता है वो है ये 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। खुद से सोचो ना, एटम में जब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 11th क्लास में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपने पढ़ा होगा, प्रोटॉन पे भी वही चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे भी वही चार्ज होता है, बस नेचर अलग अलग होता है उसका, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? तो क्या क्वांटाइज ऑफ अ चार्ज समझ में आया, या फिर चार्ज क्वांटाइज ये समझ में आया आपको कि क्या हुआ? या तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 को आप 2 से करोगे, मल्टीप्लाई 3 से करोगे, 5 से करोगे, कभी भी 2.2 से नहीं कर सकते। उसी तरीके से जैसे आप 2 भाई हो सकते हो, 3 भाई हो सकते हो, 3.5 भाई या 5.5 या 10.5 भाई नहीं हो सकते। आपके क्लास में 10 स्टूडेंट हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, लेकिन 50.321 स्टूडेंट्स नहीं हो सकते। इट्स रियली नॉट पॉसिबल। इतनी बात समझ में आई? 2 प्रॉपर्टी अभी तक मैंने आपको चार्ज का बताया और इसी में 10 मिनट हमारा चला गया। ठीक है, अच्छा एक प्रॉपर्टी तो इसको नहीं बोलूंगा मैं, इसको मैं प्रॉपर्टी नहीं बोलूंगा, पर अभी मैं समझा देता हूं। ठीक है, एक सिंबल समझ लो, ये ई सिंबल हम लोगों ने बहुत देखा है, 11th में भी देखा है, 9th 10th में भी देखा है, 12th में तो हमें इसी के साथ उठना बैठना सोना है, सब चीज इसी के साथ करना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है ना, देखो ऐसा नहीं कि टीचर्स गलत पढ़ाते, नहीं, टीचर्स सही पढ़ाते हैं, पर वो जो बताने का जो परिप्रेक्ष्य होता है ना उन लोगों का, जो मतलब जिस साइड से वो बताते हैं, हम उस चीज को समझ नहीं पाते। हम लोग ई को हमेशा इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं, ई को हमेशा इलेक्ट्रॉन मान के चलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ई मतलब आपका इलेक्ट्रॉन नहीं है। बात समझने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि अभी प्रीवियसली मैंने आपको दिखाया कि ई का वैल्यू आपका 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम है, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है भाई साहब वो -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो ई क्या है आपका? ई क्या है? ई आपका जो है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। क्या होता है आपका? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ये सबसे छोटी यूनिट है चार्ज की, इससे छोटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इट्स नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ चार्ज, बट मुझे अभी जब पीछे बताया ना तो मुझे लगा ये चीज बता देना चाहिए, अदरवाइज आप फिर से कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, चलिए अब मैं एक चीज आपको और बता देता हूं। तो फिर इलेक्ट्रॉन क्या है? तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात हम लोग करेंगे, इलेक्ट्रॉन की बात हम लोग करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ई नेगेटिव, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा? सेम वही होगा, पर नेगेटिव का होगा, -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। तो ई को आप आज के बाद कभी भी कंसीडर नहीं करोगे कि इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में? अभी आप स्कूल जाओगे, लॉकडाउन के बाद सब चीज सही होगा, तो अपने दोस्त से पूछना कि भाई एक बात बता, क्वांटाइज वाला पढ़ा है ना? तो बोलेगा हाँ, क्योंकि सब टीचर पढ़ाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो आप बोलना Q इज इक्वल टू एन, क्यू क्या है यहाँ पे? तो बोलेगा क्वांटाइज्ड है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मान लेते अभी क्वांट ऑफ चार्ज है वो, पर ठीक है मान लेते हैं अब कि आपका क्वांटाइज है। एन क्या है? तो बोलेगा 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर ले ले, तो ठीक है। ई क्या है? तो बोलेगा इलेक्ट्रॉन ऑफ अ चार्ज। तो बोलो नहीं, आप बोलोगे नहीं, इलेक्ट्रॉन ऑफ अ चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन ऑफ अ चार्ज -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो इस तरीके से आप उसको रिकॉल भी कर लोगे, आपके दोस्त को भी समझ में आ जाएगा और आपको भी समझ में आ जाएगा, ऊपर से आप विनर भी हो जाओगे, विनर विनर चिकन डिनर। ठीक है, बात समझ में? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ अपन बढ़ते हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा आप कि जो टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज कि कितने टाइप की चार्जेस हमारे पास होती हैं, कितने टाइप के चार्जेस हमारे पास है, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो भाई, हमारे पास 2 टाइप की चार्ज होती है, एक होती है पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव, दूसरी नेगेटिव। अच्छा, इस पे हम फिर से बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे ताकि आपके दिमाग में बैठे। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव ना,
ये कोई एक्सपेरिमेंट करके लाया गया था या फिर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसको देखा गया था या फिर इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव बना देता है ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। रियली में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जब साइंटिस्ट को चार्ज मिला तो उन्होंने क्या कहा, एक को नाम दिया पॉजिटिव, दूसरे को नाम दिया नेगेटिव। बात समझ में आया? उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें नहीं हैं कि वो पॉजिटिव और वो नेगेटिव इटसेल्फ हुआ, नहीं, उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दो नाम दिया गया। जैसे किसी का नाम रवि होता है, किसी का नाम पंकज, किसी का नाम अनीता, सुनीता, माधुरी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है नाम दिया गया उसको। ये एक्स वाई जेड पी क्यू आर, राम श्याम, कुछ भी दिया जा सकता था। बात समझ में आई? साइंटिस्ट अपने नाम के ऊपर भी रख सकते थे, पर उन्होंने समझा इसको कि नेगेटिव पॉजिटिव रखेंगे तो बहुत चीजें क्लियर रहेंगी लोगों के दिमाग में। तो कभी मत समझना कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे या एक्सपेरिमेंट लेवल पे कुछ ऐसी चीज रही होंगी इसमें कि इसको पॉजिटिव और नेगेटिव बोला गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो दो चार्ज हमारे पास होता है, एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव और दूसरे को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज आप बताओ, ये क्या है? तो ये सर्कल है, नहीं, इसको आप मानो इट्स योर एटम, ये हमारा एटम है। ठीक है, एटम में क्या होता है, एक हमारा न्यूक्लियस होता है, उसके बगल में ये अराउंडेड हमारा वो होते हैं सेल्स होते हैं। सेल में क्या होता है देखने को मिलता है हमें, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है, मैं रैंडमली कुछ भी लिख रहा हूं, और अंदर में आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, हम प्रोटॉन को लेके चल रहे हैं। बात समझ में आया? अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे चार्ज कितना है, -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। अंदर जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है इस पे कितना है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। तो पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा है? समझ में आई चीज? यहां से चीजें समझ में आई आपको? इसको समझने की कोशिश करना। तो चार्ज ऑफ अ इलेक्ट्रॉन is -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, और चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। HCV में और सिंगेज में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेगा ना, जहां पे चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल आपसे पूछा जाएगा। पता है क्या? चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो वो क्या होगा, +2e। अब ये मुझे बताओ, यहां पे आप क्या वैल्यू लोगे? अगर आप इलेक्ट्रॉन मान के चलते हो ई को, तो क्या होना चाहिए, +2 था यहाँ पे, -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, यही होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे हम ये माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे, हम पॉजिटिव वाली लेंगे, इसलिए E इज नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई गाइस? इतनी बात समझ में आई? चलिए, अगर इतनी बात समझ में आई तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, और वो प्रॉपर्टी भी बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा देखो क्या करते हैं हम, आपने थर्मस वाला कंसेप्ट पढ़ा है ना, उसमें थर्मोडायनेमिक्स में कोई चीजें क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ये सब आपने पढ़ा है ना। क्लोज सिस्टम की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। कैसे सिस्टम की बात कर रहा हूँ, क्लोज, और यहाँ पे अगर मैं नाम दे दूँ तो आइसोलेटेड सिस्टम की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मतलब कोई चीज बाहर से अंदर नहीं आ सकती और कोई चीज अंदर से बाहर नहीं जा सकती। जो अंदर है वो अंदर ही रहेगा भाई साहब, जो बाहर है वो बाहर ही रहेगा। एज लाइक लॉकडाउन, जो जहां पे है वहीं पे रहे, पर लोग आते जाते हैं, तो लॉकडाउन फिर क्या हुआ, लॉकडाउन टूट रहा है हमारा। लेकिन जो जहां पे है वो वहीं पे रहते तो क्या होता, लॉकडाउन हमारा मेंटेन रहता। बात समझ में? किसी के आने जाने के विरोध में मैं नहीं हूं भाई, उनके अपने प्रॉब्लम्स है, पर मैं इसको बस रिलेट करके दिखा पा रहा हूँ रियल लाइफ से, ताकि आप कुछ चीज को समझ पाओ। ना अंदर से कोई बाहर आ पाए, ना कोई बाहर से अंदर जा पाए, वो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। अब प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी का नामकरण मैं बाद में करूंगा, पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो भाई, यहां पे क्या हुआ, यहां पे ना हम कुछ चार्ज ले लेते हैं, +2 -3 +7 -1 -2, कुछ भी चार्ज ले लो। अब देखो, अब चार्ज क्या है हमारा, चार्ज हमारी कैसी क्वांटिटी है, चार्ज हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर हमें नेट चार्ज निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें नेट चार्ज निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, नेट चार्ज निकालने के लिए सबको सम कर देंगे, करो, +2 -3 +7 -1 -2, कितना हो गया ये देखो, ये हो गया आपका 9, और ये हो गया आपका -6, तो 3 आ जाएगा। जो नेट चार्ज आपका आया या फिर जो टोटल चार्ज आपका आया वो 3 आया। क्यों, हमने ऐसे क्यों किया, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है और मैं पीछे ही बता चुका हूं। अब हुआ क्या
कि आपको जाना है दिल्ली से पुणे, आपको जाना है दिल्ली से पुणे। आपने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया, उसके अंदर आपने चार्जेस सेम यही वाले को आपने आइसोलेटेड सिस्टम मान के अपने हाथ में ले लिया और आप जा रहे हो घोड़ा गाड़ी पे, ठीक है। मतलब वो करण अर्जुन टाइप के नहीं होते जो ऐसे हॉर्स राइडिंग करते हैं, उस पे जा रहे हो। उसमें कितना दुदुक 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 होता है ना, मतलब ऊपर की सामान नीचे और नीचे की सामान ऊपर हो जाता है। अब जब उस पे आप इस सिस्टम को लेके जा रहे हो भाई साहब, तो अंदर हो गया केमिकल लोचा, अंदर होगा केमिकल लोचा। ये इससे टकराया, ये इससे टकराया, ये इससे टकराया, ये इससे टकराया, सब आपस में एक दूसरे से कोलाइड किए, सब आपस में एक दूसरे से टकराए, खूब मारपीट हुई सबकी, पूरे भाई मतलब गजब तरीके से मारपीट हुई। और बाद में क्या मिला, आई थिंक ये नीचे वाला पोर्शन दिख रहा होगा, बाद में जो हमें चार्ज का फॉर्म देखने को मिला वो अलग अलग था। एक हमारा +1, हमारा -1, उसके बाद +4, उसके बाद -4, उसके बाद +3। क्या चार्ज था हमारे पास, -2, -3, +7, -1, -2। अब हमारे पास क्या है, +1, -1, +1, -4, -3। लेकिन जो नेट चार्ज आप निकालोगे ना, या फिर टोटल जब आप निकालोगे, तो पता है वो कितना होगा, वो 3 के बराबर ही होगा। करके देख लो, देखो +1 -1 कट जाएगा, +4 -4 कट जाएगा, और 3 हमारा यहां भी आया था। क्या इतनी बात समझ में आई आपको, इतनी बात आपको समझ में आई? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अब ये एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम नाम दे देते हैं। अब हम पिछले प्रॉपर्टी को नाम दे देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज रिमेन कंजर्व। ठीक है, क्या, चार्ज रिमेन कंजर्व। कहां पे, इन आइसोलेटेड सिस्टम, इन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होता है हमारा वो कंजर्व रहता है। मतलब देखो, चार्ज को हम बना और बिगाड़ नहीं सकते ना, ठीक है। अगर कोई चीज ओपन होता, ओपन सिस्टम होता, तो कुछ चीजें आती, कुछ चीजें बाहर जाती, तो वहां पे चार्ज आपका कंजर्व नहीं होता। तो ये जो है नेट चार्ज, ठीक है, यहां पे लिख लो नेट चार्ज तो ज्यादा बेटर रहेगा। नेट चार्ज ऑफ अ बॉडी, सॉरी, नेट चार्ज इज कंजर्व इन आइसोलेटेड सिस्टम। ग्रामेटिकली थोड़ा सा इधर उधर मैंने लिख दिया है, आई नो, पर मेन मुद्दा यही है, मेन मुद्दा चीज की यही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आप आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो, एक इसमें मैं काफ़ी डिटेल में आपको बता सकता हूँ, मतलब 10 मिनट तो खा सकता हूँ मैं आपका, पर ज़्यादा यूजफुल नहीं होगा 10 मिनट खाना, ठीक है। तो इसलिए मैं सिंपली आपको बता दे रहा हूँ। देखो, कुछ साइंटिस्ट थे, नाम वाम पे नहीं जाएंगे वरना फालतू में रटने वटने लगोगे इसको। कुछ साइंटिस्ट ने मिलके कुछ चार्जेस को लिया और दूसरे साइंटिस्ट के टीम ने मिलके कुछ मास को लिया, ठीक है। 2 टीम बना लेते हैं हम, टीम M और टीम C, मतलब टीम जिन्होंने मास पे ऑब्जर्व किया और टीम C जिन्होंने चार्ज पे ऑब्जर्व किया। तो जो टीम C वाले थे, जिनके पास चार्ज था, उन्होंने क्या देखा कि जितने भी चार्ज है ना, उसके साथ, हर एक चार्ज के साथ मास आपका एसोसिएटेड है। मतलब बिना मास का चार्ज है ही नहीं, बिना मास का चार्ज है ही नहीं। जहां जहां पे चार्ज है वहां पे मास है, वहां पे मास है। बात समझ में आई? तो इन्होंने अपना एक रिपोर्ट मतलब जनरलाइज किया, एक रिपोर्ट बनाया कि भैया अगर चार्ज होगा तो उसके साथ एसोसिएटेड मास 100% होगा, ठीक है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट बना दी। अब हम आ जाते हैं इन भाई साहब के पास, कलर थोड़ा चूज कर लेते हैं दूसरा यार, वरना बोलोगे एक ही कलर से सर पढ़ाते रहते हैं। अब ये भैया M वाले के पास आ जाते हैं। तो M वाले लोगों ने क्या बोला कि ठीक है, हमारे पास मास वाली चीजें आपने क्वांटिटी दी थी, हमने देखा और हम इसको मानते हैं कि कुछ मास ऐसे हैं जिसके पास चार्ज है, लेकिन कुछ मास ऐसे भी हैं जिसके पास चार्ज नहीं है। बात समझ में आया? मतलब मास बिना चार्ज का है, पर चार्ज बिना मास का नहीं हो सकता है। चार्ज विदाउट मास इज नॉट पॉसिबल, बट मास विदाउट चार्ज इज पॉसिबल। ठीक है, बात समझ में आई? पता है होता है क्या, जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड करने बैठता हूं ना, और ये बगल से जब बाइक वाले अननेसेसरी बजाते हैं, पता है इतना गुस्सा आता है, मन करता है मतलब ये पैड लेके मारूं उनके सर पे ना, पर ऐसा कर नहीं सकते हम। फिर एक्शन अपोजिट रिएक्शन वाला ना, न्यूटन्स का 3rd लॉ आ जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए। ठीक है, वी आर न्यूटन्स लवर, तो हम उनके
चीज़ों को वो करते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ से पिछले वाले से हमें क्या समझने को मिला, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट के तौर पे। ठीक है, तो यही चीज़ बोला मैंने कि मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। तो ये चीज़ें समझ में आ गई, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बता भी दिया। ठीक है, कैसे, उसके क्या बेस था, वो एक्सपेरिमेंटल बेस था। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया। ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, चार्ज इज अ रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। भैया ये एक नया वर्ड आ गया हमारे पास। ये चीज क्या है ना, अब देखो इसको ज्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे समझने के लिए। रिलेटिविटी का हमें थ्योरी नहीं पढ़ना है, हमें ज्यादा डीप में नहीं जाना है। ठीक है, हमें पॉइंट टू पॉइंट रहना जितना हमें जरूरी है। ठीक है, तो इसका मीनिंग हम समझ लेते हैं, बस इसका मीनिंग समझ लेते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी है हमारे लेवल पे, बिकॉज कोई आपसे कोई सवाल नहीं करने वाला इसके बेसिस पे। ठीक है, तो रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट का मतलब होता है कि जो आपका मास होगा ना, मास और जो आपका चार्ज होगा, इसमें हम स्पीड को जब डालेंगे तो क्या वेरिएशन देखने को मिलेगा, इसकी स्टडी की गई थी। क्या किया गया कि एक आदमी को यहां पे खड़ा किया गया, इसका वेट था 50 केजी, और दूसरे आदमी को भी यहां खड़ा किया गया, इसका वेट था 50 केजी। बात समझ में आया, बात समझ में आया। ठीक है, 50 केजी, या फिर ऐसा कर लेते हैं, आदमी का एग्जाम्पल नहीं लेते हैं। ठीक है, आदमी का एग्जाम्पल नहीं लेते हैं। ठीक है, आदमी का एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, सिर्फ एक आदमी का एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों का नहीं, दो आदमी फिर आपस में झगड़ा करेंगे। ठीक है, तो मास की बात अभी हम कर रहे हैं, मैं मास समझाने की कोशिश आप लोगों को कर रहा हूं। ठीक है, एक आदमी जो है ना 50 केजी का है, वो बहुत स्पीड में दौड़ना शुरू करता है, बहुत स्पीड में, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड में। तो कुछ टाइम बाद उसको ऐसा मतलब फील होता है, उसको ऐसा फील होता है कि उसका जो वेट है ना, उसका जो वजन है थोड़ा कम हो गया। ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, उसका वेट कम नहीं होगा, पर उसकी स्पीड इतनी हो जाती है, कि उसको फील होता है कि उसकी मास, उसकी जो वेट है सॉरी, वो थोड़ा सा कम हो गया। पर चार्ज के साथ ये नहीं होता है। चार्ज को आप स्पीड ऑफ द लाइट पे भी अगर भगाओगे ना, स्पीड ऑफ द लाइट उसकी इतनी स्पीड कर दो, ठीक है, तब भी उसका जो वेट है, जो चार्ज है, उसमें कोई वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ना तो चार्ज आपका बढ़ेगा, ना चार्ज आपका घटेगा। ठीक है, ना चार्ज आपका बढ़ेगा, ना चार्ज आपका घटेगा। बात समझ में आया। मतलब यहां से अगर मैं कुछ कंक्लूजन आपको देना चाहूं, हालांकि मैं पूरा टेबल बना के इस पे आपको दिखाऊंगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि मास जो आपका होता है बच्चों, डिपेंड करता है ऑन स्पीड। मास डिपेंड ऑन स्पीड, वो ज्यादा कम होगा। ठीक है, बट इन केस ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। जो आपका चार्ज है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। चलिए, अब ये स्पीड वाले कंसेप्ट को लेके और उसके साथ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जो चार्ज हमारा होता है वो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक इफेक्ट फील्ड प्रोड्यूस करता है, उन चीजों को थोड़ा सा मिला जुला के जो है ना, और थोड़ा 9th-10th क्लास को ध्यान में रख के हम एक टेबल बनाएंगे। ये टेबल बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है, तो टेबल हमारा बन चुका है। देखो, स्टेशनरी चार्ज मतलब चार्ज जब रुका हुआ हो, जो अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे हैं, मतलब चार्ज जब एट रेस्ट हो, उसके अंदर कोई मूवमेंट ना हो, कोई वेलोसिटी ना हो, तो उस केस में वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसको दिमाग में रखो। लेकिन जब चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब एक पोजीशन पे जितनी वेलोसिटी है दूसरे पोजीशन पे भी उतनी ही वेलोसिटी है, जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चार्ज आपका मूव करेगा, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, लेकिन जब चार्ज आपका मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, मतलब एक पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ और है, दूसरे पे कुछ और है, तीसरे पे कुछ और है, चौथे पे कुछ और है, अगर ऐसा सिचुएशन होगा भाई साहब, तो उस केस में जो आपका चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, उसके साथ साथ रेडिएशन भी यहाँ पे वो प्रोड्यूस करेगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी शंका अगर नहीं है तो आगे बढ़ेंगे अपन, और आगे बढ़ के 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे।
हम लोग इसका तो पहले मैं नामकरण करूंगा, बाद में इसको मैं बताऊंगा, ठीक है, कि 2 पॉइंट, एक एक चीज मैं समझाऊंगा, चिंता मत करो। चार्ज या फिर पार्टिकल ऑफ सेम नेचर रिपेल ईच अदर। मैंने क्या बोला यहाँ पे, बहुत सिंपल बोला, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोली, कि पहले तो पॉइंट चार्ज समझो क्या होता है। बहुत छोटा, जिसका ना तो L हो, ना ही B हो, ना ही H हो, मतलब इसको टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, इसको किसी चीज को चेक करना हो ना उसके लिए यूज करते हैं, मतलब बहुत छोटा, नेग्लिजिबल समझ लो आप। तो ऐसे 2 पॉइंट चार्ज की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, बॉडी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ध्यान से रख, सुनो, बॉडी की बात मैं यहां पे नहीं कर रहा हूं। तो 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल ऑफ सेम नेचर, सेम नेचर या तो पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को अपने से दूर भगाएंगे। अगर फिर से ध्यान से सुनो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉडीज, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉइंट चार्ज। बॉडी में ये चीजें बदल जाएंगे, भी मैं दिखाऊंगा। तो 2 पॉइंट चार्ज जो आपका होगा, अगर नेचर उनका सेम हो, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, वो अट्रैक्टिव ज्यादा होगा, रिपल्सिव ज्यादा होगा, क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर नेचर सेम हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव हुआ, तो उस केस में दे विल रिपेल ईच अदर, ठीक है। पहली बात समझ में आई। सेकेंड बात की तरफ बढ़ते हैं कि अगर अपोजिट होते, अगर यही चीज को मैं लिख दूं कि 2 पॉइंट चार्ज, ठीक है, पार्टिकल, पूरा डिटेल में ही लिखवा रहे हो, ऑफ डिफरेंट, या फिर अपोजिट लिख दो, अपोजिट नेचर, नेचर अट्रैक्ट ईच अदर। अगर नेचर अपोजिट होगा, मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे, देखो भैया, मान लो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, इसको इधर भगाएगा, ये इसको इधर भगाएगा। अगर यहीं पे ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये सॉरी, इसको इधर भगाएगा, ये इसको इधर भगाएगा। वहीं पे अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो अपने तरफ खींचेगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे की तरफ खींचेगा। लेकिन वहां पे जो नोट करने के लिए मैंने आपको बताया था, वो पॉइंट फिर से यहां पे नोट में डाल लो कि ओनली 4 पॉइंट चार्ज, नोट फॉर बॉडी, ठीक है। बॉडी के लिए ये मतलब एलिजिबल नहीं है, ये जो मैंने आपको यहां पे बोल के बताया है, ठीक है, समझ में आई। चलिए, तो अगर सर पॉइंट चार्ज के लिए ये फंडा आप मुझे बता रहे हो, तो बॉडी के लिए कौन फंडा बताएगा? तो भैया बॉडी के लिए भी मैं ही बताऊंगा, कोई तीसरा थोड़ी आएगा आपको बताने के लिए। तो चलिए बॉडी के बारे में यहां से ना समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए एक स्टेटमेंट यहां पे मैं लिखता हूं, इसको आप ये सारी प्रॉपर्टीज चल रही हैं, ठीक है। अ चार्ज पार्टिकल और बॉडी, या तो पार्टिकल हो या बॉडी हो, कैन अट्रैक्ट एन अनचार्ज्ड बॉडी। ध्यान से सुनो स्टेटमेंट मैंने क्या बोला है। स्टेटमेंट में मैंने बोला है कि एक चार्ज पार्टिकल हो या फिर एक चार्ज बॉडी हो, वो दूसरे अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कैसे समझाऊं? देखो, ये प्लस है, ये बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा करो, इसको मिटा दो, ठीक है। हाँ, ये पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, ये पॉजिटिव है, इसको पार्टिकल मान लो, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे इसको बॉडी कंसीडर कर लो, बॉडी कंसीडर कर लो। अब यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, क्या चीज कैसे होगा ना, उसको समझाने के लिए मुझे आपको पहले बताना पड़ेगा कि आखिर बॉडी क्या होता है। आखिर बॉडी क्या होता है? जब हम बॉडी के बारे में बात करते हैं तो उन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है। जैसे सब्जी में मसाला पड़ता है ना, धनिया, हल्दी, नमक, पानी, तेल, आलू, प्याज, उसी तरीके से एक बॉडी के अंदर क्या क्या होता है उस चीज़ को यहाँ पे समझने की कोशिश करो। और तो चलो बॉडी को समझ लेते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट बॉडी इन फिजिक्स। ये फिजिक्स की बात कर रहा हूं इस पॉइंट के लिए, हर जगह जाके बॉडी का यही एग्जांपल मत दे देना, ठीक है, कभी मुझे गलत साबित कर दो, बस यहां पे फिजिक्स के लिए समझो आप। तो देखो, बॉडी जब हमने लिखा तो बॉडी पता है, बॉडी मतलब क्या होता क्या है, फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या बोलोगे इसको आप? एटम बोलोगे।
बॉडी, इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में आपको समझना हो तो इसको एटम बोलोगे। अब एटम किस चीज से मिलकर बना होता है? तो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से मिलकर बना हुआ होता है, जहां पे इस तरीके से सेल्स होते हैं और अंदर में आपका न्यूट्रॉन होता, सॉरी न्यूक्लियस होता है जो आपका पॉजिटिव होता है, और बाहर में यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बात समझ में आई? कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे थोड़ा सोच के देखो, क्या कहा मैंने? पार्टिकल ये है हमारा पॉजिटिव, अब ये हमारा बॉडी है, ये पूरा का पूरा हमारा बॉडी है। मैंने बॉडी में अभी आपको क्या समझाया कि पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा। बात समझ में आई इतनी? अगर पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा, तो इसके अंदर कहीं कहीं पे पॉजिटिव होगा, कहीं पे नेगेटिव होगा, कहीं पे पॉजिटिव होगा, इस तरीके से होगा। लेकिन जैसे ही इसके पास में हम पॉजिटिव चार्ज को लेके आएंगे तो पता है ये कैसे रिएक्ट करेगा? जब इसके पास में हम पॉजिटिव चार्ज को लेके आएंगे तो बॉडी बहुत समझदार है, वो क्या करेगा? नेगेटिव वाले चीजों को ये पार्टिकल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव वाली चीज को बॉडी के अंदर दूसरे जगह पे कर देगा। भैया बॉडी के अंदर तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। अब पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, सेम नेचर के चार्ज रिपेल करेंगे एक दूसरे को, पर अपोजिट जो नेचर होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो इस बॉडी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव में से पॉजिटिव को तो इस पार्टिकल, क्योंकि ये खुद भी पॉजिटिव है, दूर कर दिया, देखो इसको रिपेल करके इधर कर दिया, लेकिन जो नेगेटिव है उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया। मतलब बॉडी को आप देखो दो पार्ट हो चुका है, अभी भी बॉडी एक ही है, काटना मत, बस समझने के लिए मतलब बता रहा हूं मैं। क्या बता रहा हूं मैं? कि ये नेगेटिव जो है इसको एक साइड कर लिया और पॉजिटिव जो है इसको दूसरे साइड कर दिया। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? अच्छा, तो यहाँ पे एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर नहीं आया है तो आप ध्यान लगा के नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है? क्या आना चाहिए आपके सवाल दिमाग में कि सर अच्छा बॉडी इधर भी जा रहा है, बॉडी इधर भी जा रहा है, तो क्या बॉडी मतलब ऐसे फ्लेक्सिबली, तो क्या ये फ्लेक्सिबल होके ये आपस में ऐसे मतलब खिंच जाएगा, जो सर्कुलर था वो क्या ऐसा बन जाएगा? तो नहीं, मैं वो बिल्कुल कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। देखो इधर जो रिपेल होगा वो उसकी जो वो होगा ना, फोर्स जो होगा ना, वो फोर्स कम होगा एज कंपेयर अट्रैक्शन वाले फोर्स के। देखो यहाँ पे एफ आर लिख दो, मतलब फोर्स जो रिपेल के वजह से लग रहा है, और यहाँ पे एफ ए लिख दो, फोर्स जो अट्रैक्शन की वजह से लग रहा है। देखो नेगेटिव चार्ज जो है इस पॉजिटिव के नजदीक में है, नियर है, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज से दूसरा पॉजिटिव चार्ज जिसको इसको रिपेल करना है वो दूर है, तो क्या होगा? वहां पे जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो थोड़ा सा कम होगा। तो जो नेट फोर्स आपको दिखेगा, जो आपको नेट दिखेगा, नेट में आपका अट्रैक्टिव रहेगा। बात समझ में आई? नेट में आपका क्या होगा भाई साहब? अट्रैक्टिव होगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहां तक? अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा आपको यहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है? चलिए, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आप बहुत सही जा रहे हैं। और इतना सारा जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है ना, इस कंसेप्ट का एक नाम होता है, जो नाम आप दिमाग में रखो, इस नाम को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। ये आपका पोलराइजेशन कहा जाता है। पोलराइजेशन इसको हम कहते हैं, इस पूरे फंडा को, इस पूरे कंसेप्ट को हमने एक नाम देके भैया चीजों को अलग अलग कर दिया, ठीक है? बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आ गई आपको तो आपको पता है कि आप रजनीकांत हो, ठीक है? तो चलिए एक दो प्रॉपर्टी और समझते हैं, फिर प्रॉपर्टी को खत्म करते हैं, मतलब मैक्सिमम 5 मिनट और फिर डीपीपी शीट मॉड्यूल और मेंटरशिप और उसके बाद टेस्ट सीरीज के बारे में बता दूंगा। सब चीज फ्री है, चिंता मत करो, ठीक है? तो इफ बोथ आर बॉडी, अभी तक तो हमने पार्टिकल्स और बॉडी के बीच में देखा, देखो पार्टिकल्स और बॉडी लिया हमने। लेकिन भाई साहब अगर दोनों, इफ बोथ आर बॉडी, अगर दोनों बॉडी आ जाए तब क्या होगा? भैया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाला एक बॉडी हमने दे दिया, यहाँ पे हमने दूसरा बॉडी दे दिया जिसके अंदर चार्ज सारा मिला हुआ है, तो बहुत सिंपल सी बात है बाबू। क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज है ये बॉडी, इसके अंदर सारे चार्जेस हैं, तो ये करेगा क्या पता है आपको? जो इसका बॉडी के अंदर जो पॉजिटिव है ना उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और जो नेगेटिव है उसको दूसरी तरफ मतलब रिपेल कर देगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो एक दो चीज आपको और समझना चाहिए जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी साबित हो सकता है, ठीक है? कि अ चार्ज, ये पहली बार शायद सुना होगा तुमने, अ चार्ज पार्टिकल और बॉडी कैन नॉट
attract cannot attract an uncharged particle। क्या कहा मैंने कि एक चार्ज पार्टिकल या फिर बॉडी, आप कुछ भी मान लो, दूसरे अनचार्ज पार्टिकल को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता। थोड़ा सिंपल में रखता हूं इसको, बिकॉज इस पे बहुत ज़्यादा बात हमारी हो चुकी है। ये हमारी एक बॉडी है और दूसरा हमारे पास ये एक पॉइंट चार्ज या फिर पॉइंट पार्टिकल आप बोल लो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई अट्रैक्शन वेट्रैक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, नो अट्रैक्शन। ऊपर मैंने स्टेटमेंट लिख दिया। अगर यहाँ पे आपका पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होता और यहाँ पे पॉइंट होता, यहाँ पे पार्टिकल होता, तो यहाँ पे भी आपको नो अट्रैक्शन देखने को मिलता। इतनी बात समझ में आई? बहुत बेसिक सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ कि आप कंफ्यूज हो जाओ। चलो भैया, अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। देखो, चार्जिंग ऑफ अ पार्टिकल या फिर चार्ज मतलब किसी चीज को चार्ज कैसे करते हैं, हाउ टू चार्ज, इस चीज को तो हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले कंडक्टर, इंसुलेटर, इन चीजों को हमें पढ़ना है, टाइप्स ऑफ मटेरियल हमें पढ़ना है। बट वो चार्जिंग में जो कंसेप्ट यूज होगा ना, उसको प्रॉपर्टी में यहाँ पे समझाना पड़ेगा। चार्जिंग वाले कंसेप्ट को प्रॉपर्टी में यहाँ पे समझाना पड़ेगा। इस चीज़ को फिर से मैं बताऊंगा आगे, क्योंकि उस चीज़ की ज़रूरत है यार, ठीक है। उस चीज़ की ज़रूरत है भाई, और आप तो समझदार हो, आप समझ सकते हो ज़रूरत है तो हम तो छोड़ नहीं सकते उस चीज़ को। कौन सा कलर चूज़ किया जाए? ये वाला, ये दिखेगा क्या? ये नहीं दिखेगा यार, वाइट चूज़ करते हैं, ठीक है। इट्स लुक रियली मच बेटर। देखो, एक बॉडी है हमारे पास, एक बॉडी है। इस बॉडी को मैं पॉजिटिवली चार्ज करना चाहता हूँ, पॉजिटिवली चार्ज करना चाहता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना चाहता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, कोई भी बॉडी का मतलब क्या मैंने बताया आप लोगों को? एटम, वो एटम ही होता है। और एटम के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ये दो चीजें होती हैं। अब देखो, प्रोटॉन जो होता है उसका प्लस 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है माइनस 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगर किसी बॉडी को मैं चाहता हूं कि उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, इसका मतलब क्या होगा कि मुझे उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है इंक्रीज करना पड़ेगा। उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अगर मैं किसी बॉडी को यहां पे पॉजिटिवली चार्ज करना चाहता हूं तो मुझे वहां पे क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके अंदर ज्यादा कर दूंगा, या फिर इलेक्ट्रॉन कम कर दूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा वहां पे। इतनी बात समझ में आ रही है या कोई दिक्कत हो रहा है आपको यहां पे? और अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये समझो कि अगर किसी बॉडी को हमें पॉजिटिवली चार्ज करना है तो वहां पे जो मास आपका होगा ना वो डिक्रीज हो जाएगा। क्या कह रहा हूं? व्हेन अ बॉडी बिकम पॉजिटिवली चार्ज देन इट्स मास डिक्रीजेज। अगर किसी बॉडी को, जो यहां पे लिखते हैं, ठीक है, यहां पे लिखते हैं कि व्हेन अ बॉडी become positively charged then its mass decrease, इसका मास डिक्रीज करेगा। बात समझ में आई? अच्छा, इसके अपोजिट, अगर एक बॉडी को हम नेगेटिवली चार्ज करते हैं तो क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज करने का मतलब क्या होगा भाई साहब? नेगेटिवली चार्ज करने का मतलब होगा उसका मास जो होगा ना, द मास ऑफ अ बॉडी विल इंक्रीज, द मास ऑफ अ बॉडी विल इंक्रीज। बात समझ में आई? नेगेटिवली चार्ज करने का मतलब क्या हुआ? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी मोर एज कंपेयर ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इसका मास ज्यादा होगा। मतलब अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है और कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, तो जो बॉडी नेगेटिवली चार्ज रहेगा वो बॉडी का मास ज्यादा होगा, जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा उसका मास एज कंपेयर ऑफ द अदर वन कम होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? अच्छा, उसके बाद एक पॉइंट और समझ लो इसके बेसिस पे, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा बताना जरूरी है, ठीक है, बता देता हूँ। क्या हो रहा है, पढ़ाते पढ़ाते भी कुछ पॉइंट याद आता है, ठीक है। तो रिपल्सन ना,
repulsion take place only if both bodies have same type of charge। रिपल्सन तब भी होगा जब बॉडी के पास सेम टाइप ऑफ चार्ज होगा। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था ना कि पॉजिटिव पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर, नेगेटिव नेगेटिव विल रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव विल अट्रैक्ट ईच अदर, नेगेटिव पॉजिटिव विल आल्सो अट्रैक्ट ईच अदर। तो रिपेल कब करेगा? जब दोनों बॉडीज के ऊपर जो चार्ज है आपका वो सेम होगा तभी तो रिपेल करेगा, अदरवाइज दे कैन नॉट रिपेल ईच अदर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई तो जो थ्योरी वाला पोर्शन था हमारा ये यहाँ पे इसको खत्म करते हैं। एक या दो क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ और ये दो क्वेश्चन करने के बाद लेक्चर खत्म करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि डीपीपी शीट आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आ गए हम लोग। ये हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको तब ये क्वेश्चन होगा। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ चार्ज आर पॉसिबल। ये चार वैल्यूज आपको चार्ज का दिया गया है, पॉसिबल कौन कौन सा है मैं सॉल्व नहीं करने वाला क्योंकि बच्चा भी कर देगा 1 घंटा इतना लेक्चर सुनने के बाद। आपको दिमाग में क्या लाना है बस मुझे उतना बता दो। तो आपको ये तो समझ में आ रहा है ना कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है उसके मेथड से ये सॉल्व होगा, यानी कि Q इज टू प्लस माइनस NE। ठीक है, किस किस का पॉसिबल है? देखो ये तो होगा, मैं आंसर बता देता हूं कि A हमारा जो है ये तो पॉसिबल है। ठीक है, ये हमारा ये दोनों पॉसिबल नहीं है। इस पे आप में से बच्चों को डॉट होगा तो याद रखना यहाँ पे पावर -19 है। अगर इसको फिर से लिखोगे तो क्या हो जाएगा 8.0 मल्टीप्लाई 10 दी पावर। ठीक है, मतलब आप करके देख लेना। तो A और B जो है ये पॉसिबल है, C और D पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की हेल्प से आप करोगे। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 8 ग्राम ऑफ हीलियम। तो पहले मुझे ये बताओ 8 ग्राम ऑफ हीलियम में आप कैसे फाइंड करोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ यू विल फाइंड इट। तो मुझे सबसे पहला बात कि मोलर मास ऑफ हीलियम कितना होता है। मोलर मास ऑफ हीलियम, यार मुझे एग्जैक्टली हाइड्रोजन हीलियम दो होता है, चार होता है ना। ठीक है, 4 ग्राम होता है। ठीक है, मोलर मास ऑफ हीलियम जो होता है आपका 4 ग्राम होता है। तो सिंपल है यार, 8/4 ये आपका आ गया 2 मोल। सही लिख रहा हूँ ना? हाँ, ये आपका आ गया 2 मोल हीलियम। और उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री में तो आप लोगों ने ये किया होगा ना, इसलिए मैं शॉर्टकट में निकाल रहा हूँ। 2 मोल मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4 मोल। हियर इज योर आंसर। इतनी बात बच्चों समझ में आई? कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को लग रहा है? तो चलिए, अगर दिक्कत नहीं लग रहा है तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों को दूसरी चीजें जो है वेबसाइट पे कैसे मिलेगा ताकि आप लोग उसका 100% बेनिफिट उठा पाओ। ठीक है, चाहता हूं मैं आप लोग बेनिफिट उठाओ यार, नहीं उठाओगे तो कैसे चलेगा काम? चल नहीं सकता ना हमारा काम। फिर देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, www.cbse तैयारी डालना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में 100% मिल जाएगा। और उसके बाद आप 12th क्लास में हो ना, देखो 11th क्लास के लिए भी ये कोर्स है, इसीलिए आप 12th में हो तो 12th वाले कोर्स में जाओ, यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे जैसे 365 डेज फॉर IIT JEE, वहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे ये पेज आपको खुल के मिल जाएगा। यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी हुई है, सब चीज़ लिखा हुआ है। अगर आपको कुछ डिटेल में प्रॉब्लम है, जो लिखा हुआ वो समझ में नहीं आ रहा है, तो ये 5-6 मिनट का जितना मिनट का वीडियो है देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। सारा चीज़ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, क्या बेनिफिट है सारा चीज़ लिखा हुआ। यहाँ पे हमारा फेसबुक और यूट्यूब का चैनल का लिंक दिया हुआ, आप देख सकते हो। पहला चैप्टर आपका क्या है, चैप्टर नंबर पहला जो है आपका वो है आपका चैप्टर नेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसमें जो आपके यूट्यूब चैनल के लिंक्स होंगे, यानी कि लेक्चर का जो लिंक होगा, डीपीपी होगा, शीट होगा, सब चीज़ आपको यहाँ पे इस सीट में मिल जाएगा। मतलब आप इसको इस पर क्लिक करोगे, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो एक्सेल सीट आपके सामने खुल के आ जाएगा। देखो डे जीरो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे डे 0 लेक्चर 0, यहाँ पे कोर्स इंट्रोडक्शन डिटेल्स और फुल इंफॉर्मेशन उसका लिंक है। और अभी जो लेक्चर आप देख रहे हो, जब तक आप ये लेक्चर देख रहे हो तब के बाद अगर आप इसको खोलोगे तो आपको देखने को ये मिलेगा, डे 1 लिखा रहेगा, वहाँ पे लेक्चर नंबर 1 होगा। अभी जो वीडियो देख रहे हो उसका टॉपिक नेम होगा, उसका लिंक रहेगा, उसके डीपीपी होंगे, उसका शीट होगा। और जब हमारा टेस्ट होने वाला रहेगा ना, तो ये नया वाला कॉलम उस दिन आपको एक्टिवेटेड दिखेगा और वहाँ पे आप टेस्ट देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए बाय बाय। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट, अगर अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि मैं किसी भी तरीके से आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ आपके पढ़ाई में, तो आप इसको लाइक कर सकते हो। ठीक है, शेयर कर सकते हो,
कमेंट कर सकते हो, ताकि आपके साथ साथ मैं भी थोड़ा सा मोटिवेटेड अंदर से फील करूं। आपके सामने हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब का वेबसाइट का सारा का लिंक दिख रहा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूले। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर से।